Hello everyone, this is Pratibha from SAITM, St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon, Farooq Nagar. I am a assistant professor from Civil Engineering Department. Here I am ready to deliver a lecture about geotechnology, uh, which is also known as geotech and soil mechanics. So, first of all, today's my topic is coffer dams and soil stabilization, which is a very important topic in civil engineering and in soil mechanics. So before I starting the slides, I want to aware you that what is coffer dams and what is soil stabilization. And first of all, this is a very important topic as examination point of view, and uh, overall it's a very important topic. So today I'm just ready to start. What is coffer dam? Firstly, I am just starting with coffer dams. Later on I will take soil stabilization process. So okay, what is coffer dams? First of all, I have to read just a definition. कॉफर डैम्स को अगर हम हिंदी में डिस्क्राइब करें तो इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर जो हम किसी साइट पर कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पर पानी की एंट्री को रोकने के लिए, उस पर्टिकुलर साइट को स्टेबल सुरक्षित रखने के लिए हम कॉफर डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. कॉफर डैम ऑल्सो कॉल्ड अ कॉफर इज एन एनक्लोजर built within or in pairs across a body of water to allow the enclosed area to be pumped out. किसी भी साइट को हम ड्राई रखने के पर्पज से उसको चारों तरफ से जिस स्ट्रक्चर से कवर करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम कॉफर डैम्स को टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं. दीज आर्टिफिशियल दीज टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, टेम्परेरी हम लोग क्यों बोला कि हम अपना पर्पस पूरे होने के बाद उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं. ज्यादातर जो साइट होती है वो इस तरीके की होती है कि वहां पे पानी पेनिट्रेट करता है, सीपेज वहां पे होता रहता है, तो देन वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस. सो वी विल कंस्ट्रक्ट अ कॉफर डैम ओवर देयर. सो आप किसी भी साइट पे कॉफर डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, whether you are forming dams, road, railway tracks, एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉफर डैम्स वहां पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. अगर जरूरत होता है तो, और नहीं होती है तो आप साइट ओपन रहती है. दिस इज क्वाइट ओके. सो दिस इज all about introduction part of coffer dams. And this slide is regarding the site view of coffer dams. In this figure we can see the layout part. This is known as coffer dam, the outermost layout part which covers the site. This type of structure is known as coffer dams. आप चारों तरफ देख सकते हैं कि ये पानी है और इस पानी को उस पर्टिकुलर जहां पे काम चल रहा है साइट में उसमें एंट्री होने से रोकने के लिए हमने जिस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया है उसको हम कॉफर डैम्स बोलते हैं, जो पानी की एंट्री को रोकता है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस लिमिट तक पानी की एंट्री को रोक सकता है. तो पानी की एंट्री को रोकने का इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि हम एक मैक्सिमम लिमिट तक ये पेनिट्रेशन को रोकता है. लेकिन फिर भी पानी सीपेज होता है ऐसे एरियाज में जहां जो कि वाटर लॉक्ड एरिया है. देयर इज द दिस एरिया इज नोन एज द वेयर द वाटर टेबल इज सो हाई. सो वहां पे तरीके अलग होते हैं. कॉफर डैम्स के कई टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे. तो कॉफर डैम को हमें किस टाइप का वहां पे कंस्ट्रक्ट करना है वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां के एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, वहां पे
water logged area है, whether there is a scarcity of water. So we will decide the type of coffer dam after seeing the site conditions as well as the level of the water table about that particular area. So this is coffer dam. So अगर simply words में कोई हमसे पूछता है, examination में आता है, what is coffer dam? Coffer dam is a temporary structure which is constructed at a site for prevention of the water surrounded by that particular area. Now, if I am talking about the material used for the construction of a coffer dam, so जनरली हम कोई भी मटेरियल का यूज करते हैं जो उस पर्टिकुलर साइट पे हमें इजीली अवेलेबल होता है, जैसे ग्रेवल हो गया, क्ले हो गया, सैंड हो गया, रॉक फिल मटेरियल हो गया, तो इनकी हेल्प से हम उस एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं. सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम मटेरियल्स की बात करें, देन वी have already studied about the classification of soil in soil mechanics. So what is classification? We have already studied fine grain soil and coarse grain soil. These are two major classification. So in fine grain soil, we are talking about the clay, clayey soil and the fine material. एंड कोर्स ग्रेन में ग्रेवल्स हो गए, आपके बाउल्डर्स हो गए. तो दैट डिपेंड्स कि हम किस टाइप की मटेरियल का यूज करके वहां पे कॉफर डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको कितनी डेप्थ तक लेट करते हैं और उसका जो डिजाइन है वो किस तरीके से किया है. दैट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स. एंड ओवरऑल अगर हम बोलें तो डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड ओवरऑल द जियोग्राफी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द soil. तो कॉफर डैम्स के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है. now the classification of coffer dams. Coffer dams usually fall into these categories. First is your cantilever sheet pile coffer dam, second braced coffer dam, third earth embankment coffer dam, fourth rockfill coffer dam, fifth double wall coffer dam and cellular coffer dam. These are the types of coffer dam. Generally आप किस टाइप के कॉफर डैम को बनाते हो ये वहां की कंडीशंस पर डिपेंड करता है. वन बाय वन हम लेके चलते हैं. फर्स्ट इज योर कैंटिलीवर शीट पाइल्स. This type of coffer dam is very important where we have to lay more than 6 or 7 feet of फाउंडेशन. लाइक अगर हम सेलो फाउंडेशन से ज्यादा वाली फाउंडेशन को वहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हमें ये दिखता है कि वाटर लेवल, वाटर टेबल की हाइट भी वहां पर ज्यादा है, then we will use cantilever sheet pile coffer dams. And we can use any material which we can afford easily. So wooden sheet pile also we can use. So this type of sheet piles are generally used where the level of water table is comparatively high, around more than 8 or 10 feet up to maximum कितना भी हो सकता है. So this is a cantilever sheet pile. Second one is there is a minor difference between all the types of coffer dams. Now is the cantilever. Now is the कैंटिलीवर हो गया है. इसके बाद आता है आपका अर्थन एम्बैंकमेंट. This type of coffer dam is suitable for high head of water and low velocity. अर्थ एम्बैंकमेंट, अर्थ मटेरियल का यूज करके आप कॉफर डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. साथ में इस पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना है कि वाटर वहां पे भी उसका हेड, उसका लेवल ज्यादा होता है. दैट एरिया शुड बी हाई वाटर लॉक्ड एरिया. देयर इज द वाटर टेबल की जो हाइट है वो ऑलरेडी वहां पे ज्यादा. और ये हमें कैसे पता चलता है कि वाटर टेबल की हाइट ज्यादा है? हम ऑलरेडी सर्वे करके हमें उस सारी साइट की कंडीशन हमें पता होता है कि वहां पे किस तरीके की कंडीशंस है.
A successful coffer dam does not need to be completely watertight because some seepage of water into the excavation is usually well tolerated. इसका मतलब ये है कि आप कॉफर डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, हर एक साइड पे आप कॉफर डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां पे सीपेज होने की संभावना होती है। इसके अलावा भी पानी पेनिट्रेट करता है, उस पानी को अगर टॉलरेबल लिमिट के अंदर पानी पेनिट्रेट कर रहा है तो उससे साइड के किसी भी काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप उस पानी को टाइमली पंप आउट टाइमली करते रहें और वो पानी पंप के थ्रू उसको निकालते रहें, तो आपका जो काम है, जो प्रोसीजर चल रहा है, वो प्रॉपरली चलता रहता है। तो बेसिकली अर्थ एम्बैकमेंट में अगर हम देखें तो हमें अर्थ मटेरियल का यूज करना है, साथ में जहाँ पे हेड ज्यादा है वहां पे हम अर्थ एम्बैकमेंट को बनाते हैं, और हम नेचुरल मटेरियल का हम लोग यूज करके अर्थ एम्बैकमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। थर्ड इज योर rockfill embankment type coffer dams. This coffer dam type is made of rockfill. Rockfill rock material का हम use करके, which I already told you about the material, कि we can use every type of material अगर उसकी properties, उसकी suitability उस तरीके की है कि वो पानी को रोक सकता है, तो we can use that material. अवेबिलिटी या फिर उसकी प्रॉपर्टीज से मतलब है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इंडेक्स एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। लाइक अगर हमने नाम सुना हो, व्हाट इज परमेबिलिटी? परमेबिलिटी इज अ एबिलिटी ऑफ वाटर टू पास थ्रू इट। अगर किसी मटेरियल की परमेबिलिटी कम है तो आप उस मटेरियल का यूज कर सकते हैं ऐसी जगह पे जहां पे आपको पानी को पेनिट्रेट नहीं कराना है। सो we will decide that this material is suitable or this is not for the coffer dam construction. A typical section rockfill coffer dam is better than the earthfill. इसको better माना जाता है। These are very pervious and are usually provided with an impermeable membrane of soil to reduce the seepage. This is all about which I already told you. So this is rockfill embankment type coffer dam. Now, next is double wall sheet piles. Double wall sheet pile coffer dam. This type of coffer dam is suitable when it is required to exclude water over 36 feet. This consists of two straight parallel vertical wall of sheet piling tied to each other and space between them filled with soil. Double wall sheet pile. Sheet piling का मतलब है हमने वॉल जो चारों तरफ से उस पर्टिकुलर साइट में बना रखी है उसे हम शीट पाइल वॉल बोलते हैं। शीट पाइलिंग करते हैं, जो वॉल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हमने डबल वॉल बनाया हुआ है। अगर वी नीड अप टू 36 feet to exclude the water, then we will construct double wall sheet piles. आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पर आपको सीपेज बहुत ज्यादा हो रहा है, वाटर टेबल भी बहुत हाई है, वहां पर आप डबल वॉल शीट पाइल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पैरेलल दो शीट पाइल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है सो दैट वी कैन प्रिवेंट वाटर अप टू द मैक्सिमम लिमिट। So this is double wall sheet pile coffer dams. Now cellular coffer dams. Actually the classification is based on the shape. आप देखें तो साइट जो होती है वो कैसी भी हो सकती है, आप उस साइट के हिसाब से कहाँ जिस तरीके से वहां पे कॉफर डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस क्लासिफिकेशन के बेस पे हम उनके अलग अलग नामों को क्लासिफाई करते हैं। सेल्यूलर टाइप कॉफर डैम्स में जो शीट पाइल वॉल होती है, इंडिविजुअल शीट पाइल वॉल को नंबर ऑफ शीट पाइल वॉल्स आप बनाते हो तो एक सीरीज ऑफ सेल बन जाती है। दैट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल्यूलर कॉफर डैम्स। आपने एक शीट पाइल वॉल बनाया, उसके पास में एक शीट पाइल वॉल बनाया, इस कंटिन्यूअस में आप पूरी
शीट पाइलिंग को, उस एरिया को कवर करते हुए चले जा रहे हैं। तो दैट सीरीज ऑफ शीट पाइलिंग इज forms a cellular cofferdam structure, and these cells are interconnected to each other and they form a watertight wall which having the same property. आप जो wall construct करते हो वो पानी को पेनिट्रेट होने से रोकेगी, साथ में जो वहां की सॉइल है वो जो फोर्स लगा रही है जिसको आपने कवर कर रखा है चारों तरफ से, साइड आपके अंदर है, चारों तरफ से आपने कवर कर रखा है, सॉइल की जो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, these two pressure are known as active or passive earth pressure as we already studied in soil mechanics. सो इस टाइप के कॉफर डैम्स को जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि शीट पाइल आप किस विड्थ की, किस लेंथ की, किस डेप्थ की देंगे और नंबर ऑफ शीट पाइल्स को आप कैसे कनेक्ट करेंगे जिस तरीके से वो उस पर्टिकुलर पूरे एरिया को कवर करे और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाए और वहां पे पानी के पेनिट्रेशन का जो हमारा अल्टीमेटली गोल है उसको रोके. So these all classification are based on the shape. Mainly we will talk about the shape कि हम किस shape में उसको coffer dams को construct कर रहे हैं. इसके बाद आप अगर कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस की बात करते हैं कॉफर डैम्स की तो इन पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उस एरिया को, आप किसी भी एरिया को सबसे पहले आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है, वेदर यू हैव टू स्टार्ट सर्वेइंग ओवर देयर, देन यू हैव टू कलेक्ट द डेटा. आप सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे कि वहां पर जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, what is the type of soil, what is the permeability of soil, what is the level of water and many other things. So आप उस proposed area में डैश लाइन को देखते हैं कि आप किस डेप्थ तक कॉफर डैम या शीट पाइलिंग करेंगे, वहां पे कितनी डेप्थ तक आप शीट पाइल वॉल को लेड करेंगे. इसके बाद क्योंकि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, आप सपोर्ट देते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, हो सकता है साइट पे काम 1 साल के लिए चल रहा है, 2 साल के लिए चल रहा है, 3 साल के लिए चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उसको बनाते हैं. लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए भी आपको इस तरीके से बनाना है कि वो स्ट्रक्चर वहां पे स्टेबल रहे. तो आप फिर शीट पाइलिंग को लेड कैसे करना है उसका प्रोसीजर चलता है. आपका सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, ड्राइव टेम्पररी सपोर्ट पाइल्स इनटू द प्लेस. इसके बाद आता है इंस्टॉल ब्रेसिंग फ्रेम्स टू सपोर्ट पाइल्स. ब्रेसिंग फ्रेम्स का मतलब होता है ब्रेसिंग, आर्टिफिशियल कुछ ब्रेसिंग जो हम उन शीट पाइल्स को भी सपोर्ट करने के पॉइंट से वहां पे लगाते हैं. तो एनी हाउ जो लेबर होती है वो वहां पे उस पूरी शीट पाइलिंग को लेड कर देती है. इसके बाद ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस जब हम शीट पाइल वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, पानी पेनिट्रेट करेगा, सीपेज होगा और वो साइड पे जाएगा और आफ्टर ऑल थोड़ा थोड़ा पानी वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा. उस पानी को हमें पंप आउट करना होता है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉफर डैम्स. तो कॉफर डैम हम क्यों बनाते हैं, जिससे साइट को हम सेफ रखें, लेकिन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉफर डैम्स पानी उस साइट में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच जाता है जिसे हमें पंप आउट करने की जरूरत होती है. So this is all about the coffer dams. So mostly the अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो what is coffer dams and what are the types of coffer dam, it is very important topic. Now I start with new topic which is correlated to this topic, that is soil stabilization. Okay, this slide is for soil stabilization. What is soil stabilization? First, soil stabilization is the alteration of soil to enhance their physical properties. आप सॉइल स्टेबलाइजेशन से सीधी एक बात निकल के आती है, वो ये है
कि सॉइल स्टेबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम सॉइल मटेरियल की प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं, उनकी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं. Anyhow, we have some artificial method. With the help of these methods, we will increase the properties of soil material. हम जिस साइट पे काम कर रहे हैं वहां की सॉइल किस टाइप की है, उस सॉइल को वहां से रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या, इसके लिए हमें लैब में टेस्ट करना होता है. वी विल स्टडीड अबाउट index properties as well as engineering properties. Like, what is index properties? Water content, void ratio, porosity, many more, which we already studied before in Geotech 1. And engineering properties, permeability, compressibility, shear strength. दोनों प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये साइट हमारे पर्पस के लिए सुटेबल है या नहीं. अगर इफ दिस साइट इज नॉट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, देन वी हैव टू डू फर्स्टली सॉइल स्टेबलाइजेशन ओवर दैट पर्टिकुलर साइट to improve the bearing capacity of soil material. This I already mentioned in this slide. Stabilization can increase the shear strength of soil or control the shrink soil properties of the soil. Soil stabilization करके आप उस soil की swelling properties को भी reduce कर सकते हैं, control कर सकते हैं. ये करना क्यों जरूरी है? As we studied about two procedures, first one is compaction process and second one is consolidation process. What is in the soil material? There are three components: soil, water and air. We have to reduce the volume of the soil, so we will do compaction, and we will expel out the air from the soil. This process is known as the compaction process. And if we will do consolidation, then we will expel out water from the soil. Ultimately, in both the process, the volume of soil will reduce. If the volume of soil will reduce, the density will increase. Ultimately, it will form a packed formate of packed strata, a packed surface, and soil will stabilize. And ultimately, its bearing capacity, its shear strength will increase. ठीक है? So this is soil stabilization. Soil stabilization is a process in which we will increase the bearing capacity and properties of soil material. इसकी what is the importance? आप किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप दिस इज अ स्लाइड, आप किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वेदर यू आर फॉर्मिंग फाउंडेशन ऑफ रोड, आपको सबग्रेड सॉइल को टेस्ट करना होता है. देयर आर मैनी मोर प्रोसीजर ऑफ द टेस्टिंग ऑफ सबग्रेड मटेरियल. लाइक इफ यू studied about CBR method, that is California bearing ratio test, through which we also know the shear strength of soil. And after knowing the strength, we will decide that particular strength of soil is capable for carrying that load which is supposed to be come from the structure. आपने फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि आपको जिस साइट पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको 12 स्टोरी का घर बनाना है, 12 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है. आपने वहां की सॉइल को टेस्ट किया और सॉइल की स्ट्रेंथ एज एप्रोप्रिएट जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आपको नहीं निकल के आती है. ये आप देखते हैं, ये आपको पता होता है ऑलरेडी कि किस पर्टिकुलर सॉइल के लिए कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए. तो आप ये समझ लेते हैं कि यहाँ की सॉइल उस पर्टिकुलर काम के लिए सुटेबल नहीं है. नाउ वी हैव टू डू सॉइल स्टेबलाइजेशन इफ वी कैन. अदरवाइज अगर कोई ऐसी सॉइल है कि हमें उसके
soil stabilization भी नहीं कर सकते हैं, then we will do some other methods, like we have to remove that soil, we have to excavate that soil and transport other soil material to that particular land, and then we will start our process. So this is very important topic for because this is a base. If you are not studying about soil stabilization further, you will not understand anything. This is very important. So uh, now this slide is regarding the this is a common figure. आप जो सॉइल स्टेबलाइजेशन प्रोसेस करते हैं उनकी कई स्टेप्स में आप उनको करते हैं. यहाँ पे जो फिगर मैंने डाला हुआ है इसमें आप प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें आप कुछ रोलर्स का यूज करते हैं फाइनली सॉइल को स्टेबल करने के बाद, जिससे कि उसका वॉल्यूम कॉम्पैक्ट होके स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है और आप जो भी अपकमिंग लोड है उसको वो कैरी करने लायक वो साइट पर्टिकुलर बन जाती है. तो दिस इज अ कॉमन फिगर. What is the purpose of soil stabilization? Purpose of soil stabilization, I already told you. Soil stabilization aims at improving soil strength and increasing resistance to softening by water through bonding the soil particles. Strength उसकी increase करना ये हमारा main aim है. दूसरा, पार्टिकल्स की जो बॉन्डिंग हो वो स्ट्रॉन्ग हो और वो स्ट्रक्चर जो है वो वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करे. वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर बन जाए, हम ऐसा नहीं बोल सकते. वाटर प्रूफिंग मटेरियल, लाइक अगर क्ले जो मटेरियल होता है दैट इज वेरी फाइन एंड इट्स हैविंग लो परमेबिलिटी, सिमिलरली इफ द मटेरियल इज वेरी well compacted, well formed, then the permeability is very low and that is very beneficial for us. परमेबिलिटी का कम होना ही हमारे लिए अच्छा है ऐसी साइट पे जहां पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी जो पानी को पास करने की जो एबिलिटी होती है, तो एबिलिटी कम होना चाहिए. आप कहीं पे आपने फाउंडेशन डाला हुआ है, फाउंडेशन में जो सॉइल अवेलेबल है, जो जहां से आसपास का अंडरग्राउंड वाटर आपका सीपेज होके आ सकता है, तो आप क्या चाहेंगे कि वहां की परमेबिलिटी लो हो. So this is all about what I am saying. Usually the technology provides an alternative provisions structure solution to a practical problem. So this is all about the purpose which I already discussed, the purpose of soil stabilization. There are many types of soil stabilization. One by one we will go. First is your soil stabilization with cement. So what is soil stabilization with cement? The soil stabilized with cement is known as soil cement. Soil को सीमेंट मटेरियल की हेल्प से स्टेबलाइज अगर हम करते हैं तो उस प्रोसीजर को हम सॉइल स्टेबलाइजेशन बोलते हैं. सीमेंट का यूज हमने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि सीमेंट की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, जो केमिकल रिएक्शंस वो करता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस होता है. इसके बाद जो वो रिएक्ट करता है और वो जिस तरीके से स्टेबल करता है अपने साथ मटेरियल को, इसकी वजह से हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो दैट इज सीमेंट. सो वी कैन यूज Portland pozzolana cement and some other cement we can also use as a material in soil. इसको soil में मिलाया जाता है, इसके बाद इसका compaction किया जाता है और उस particular soil site को stable किया जाता है. इस soil stabilization को हम soil stabilization with cement procedure बोलते हैं. It's very important one. So next slide is about the appropriate amount of cement needed for different type of soil may be as follows. These are the standards. Gravel soil है. What is gravel? Gravel are the coarse grain soil जिसका size बड़ा हो. Then we have to use 5 to 10% of cement. Approximate. This is a round of figure. This is a
this can vary. So if there is a sand, then we can use 7 to 12%. If there is silt, then we can use 12 to 15. And this point we have to remember. Clay, we can use 12 to 20% of cement. So these are the parameters we should keep in mind. And if we go further, now the another type. First is your soil stabilization. Why? With the help of cement. Second is your soil stabilization by grouting. ग्राउटिंग वर्ड का मतलब होता है आप किसी भी फॉल्ट को, किसी भी फोल्ड को स्लरी से अगर उसको रिफिल करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ग्राउटिंग प्रोसेस. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वी विल डू सॉइल स्टेबलाइजेशन. हमें सॉइल को भी उसी की हेल्प से स्टेबल करना है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है. Stabilizers are introduced by injection into the soil. This method is not useful for clay soil because of their low permeability. This is costly method for the soil stabilization. कुछ मार्केट में स्टेबिलाइजर्स आते हैं, कुछ इस तरीके के मटेरियल आते हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, काफी जो जिन्हें हम अगर सॉइल में मिला के ग्राउटिंग प्रोसेस को करते हैं तो वो सीमेंट की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं, सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं और अल्टीमेटली हमारी सॉइल की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल किसी लैंड में कोई फॉल्ट आ रखा है और उस साइड पे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर. तो फर्स्टली वी हैव टू रिमूव दैट फॉल्ट विद द हेल्प ऑफ grouting process. We will make a slurry with the using different material and use some stabilizers with cement, and we will form a mix and that fill that in that particular fault and left that for a particular time. That fault will recover, and after that we will construct anything over that structure. So that the process is known soil stabilization with the help of grouting process. बाकी प्रोसेस के मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली इसलिए पड़ता है क्योंकि सीमेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वी आर यूजिंग सम स्टेबलाइजर्स हियर. These are of different types as I mentioned in this slide: clay grouting, chemical grouting, chrome lignin grouting, polymer grouting and bituminous grouting. These are the types of grouting. अलग अलग मटेरियल, अगर हमारे पास क्ले अवेलेबल है हम क्ले का यूज करते हैं, केमिकल्स हमने मार्केट से ले रखे हैं हम केमिकल्स का यूज करते हैं, वो लिग्निंग ग्राउटिंग एजेंट्स हमारे पास है हम उनका यूज करते हैं, पॉलीमर्स मार्केट में आते हैं डिफरेंट टाइप के उनका हम यूज करते हैं, और बिटुमिनस जो हम रोड पे तारकोल या जो बिटुमिन का यूज कर रहे हैं उसको भी हम लोग ग्राउटिंग प्रोसेस में अपने स्लरी के साथ मिला के फिल करने के लिए यूज करते हैं. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्राउटिंग प्रोसेस. इसके बाद आता है केमिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल. केमिकल स्टेबलाइजेशन, these are some what similar to the previous method or like cement stabilization. As I told you कि मार्केट में बहुत सारे इस तरीके के स्टेबलाइजर्स आते हैं जिनका यूज करके आप सॉइल की स्ट्रेंथ को एक पर्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं. तो जैसे इसमें कैल्शियम क्लोराइड है या कैल्शियम सोडियम क्लोराइड है, इन सारी चीजों का हम यूज करके एज स्टेबलाइजर्स हम लोग सॉइल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं. या फिर आप ऐसे बोल लीजिए कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करके आप उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं. So with the help of chemicals we will increase the strength of soil. That process is known as the stabilization process. This slide is regarding the some other chemical which we are using for as a chemicals used for stabilization, like sodium silicate, calcium chloride and the combination. आप combination में
कुछ पॉलीमर्स को मिला सकते हैं, एंड आप पॉलीमर्स, ग्लास पॉलीमर आता है, बहुत सारे ऐसी पॉलीमर्स आते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, हेक्सामेटोफॉस्फेट होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, जिनकी आप वेटिंग एजेंट की तरह आप जिनका यूज करके किसी भी फॉल्ट को रिकवर करते हैं, उस फॉल्ट को रिकवर करके उस लैंड की सॉइल को स्टेबल करते हैं। मतलब आपने उस जगह पे फॉल्ट है उसको रिकवर कर दिया, पहले फॉल्ट रिकवर होगा, फिर आप वहां की सॉइल की स्ट्रेंथ एनी हाउ बढ़ गई, क्योंकि अगर फॉल्ट है वहां पे तो आप किसी भी चीज को वहां पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्टली, this is our duty as a civil engineer to check that site is free from any type of fault and fold and any type of crack over there. क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चर एक बार बन जाता है, इसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो the pre-construction work is very much important for all of us to check that site is suitable for our purpose. So this is all about the chemical. Market में हमारे पास ऐसे chemicals हैं, as mentioned named, which we can use for increasing the strength and bearing capacity of soil material. सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी परमेबल लिमिट तक आप बढ़ा सकते हैं, पर्टिकुलर लिमिट तक। अगर आपको लगती है वहां की सॉइल डेड सॉइल है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, वहां पे पानी बहुत ज्यादा है, आप पानी को किसी भी प्रोसीजर के थ्रू नहीं निकाल सकते, देन वी विल नॉट यूज any procedure over there. We have to remove that whole soil and transport other soil. If we can, then we will use this procedure. Now the last slide is about soil stabilization with the help of bitumen. What is bitumen? You know, the material which we are using on roads, charcoal with aggregates that you have already seen at site. We will use bitumen as a stabilizer. अगर हम bitumen को soil के साथ मिलाकर use करते हैं, तो हमने अपने experiment में ये देखा है कि उससे सॉइल की सबग्रेड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो हम बहुत सारी जगह पे बिटुमिन का एज अ स्टेबलाइजर या फिर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एजेंट यूज करते हैं। बिटुमिन का आप यूज करते हैं, आप एस्फाल्ट टार जो कि साइमल्टेनियसली यूज होते हैं, एस्फाल्ट टार आर बिटुमिनस मटेरियल, दीज आर आल्सो बिटुमिनस मटेरियल एज वी नो, which are used for stabilization of soil, generally for pavement construction. What is pavement? As we know, pavement is a hard surface through which all the vehicle travel. उसका जो surface, उसका जो foundation हम construct करते हैं, उसके लिए अगर किसी भी टाइप के soil stabilization की जरूरत है, then we will use asphalt and tar material. इससे क्या होता है कि इससे आप जब आप बिटुमिनस मटेरियल का यूज करते हो, तो उससे कोहेजन उसका जो होता है वो इम्पार्ट्स होता है, और उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस होती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रिड्यूस होने से उसकी इंक्रीज स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द soil stabilization with the help of bitumen. So this is all about soil stabilization. So today we studied two topics, cofferdams and soil stabilizers. Both are very important and critical topic as examination point of view. Um, if you have any doubt regarding these two particular topics, you can send me your comments and send me your questions. I will definitely give the answer, and thank you very much.